नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में साइंस के फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और ये साइंस का फर्स्ट जो टॉपिक है जेटेट में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों के अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण और भोजन के उपयोग से संबंधित आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं और पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये मैराथन क्लासेस होगा पूरे थ्योरी का। तो सबसे पहले हम लोग भोजन के स्रोत पढ़ेंगे। भोजन की आवश्यकता। भोजन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर की आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के अंगों के विकास में भी मदद करता है और विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति भी करता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज और पानी शरीर की वृद्धि और मरम्मत और सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। यदि शरीर को सही पोषण नहीं मिलता है तो शरीर कमजोर पड़ सकता है और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। ये आपका भोजन की आवश्यकताओं से संबंधित एमसीक्यू था। भोजन के स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग भोजन के स्रोत में पढ़ेंगे पौधों से प्राप्त भोजन। पौधों पौधे हमारे जीवन के प्रमुख भोजन के स्रोत हैं। पौधों से हम मिलने वाली खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पौधों से मिलने वाले प्रमुख भोजन निम्नलिखित हैं। पहला है अनाज, जिसको सेरेलेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें से अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा प्रमुख भोजन है। इनका प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों में आप देखिएगा सेरेलेस खिलाया जाता है जो कि सभी का मिक्स होता है ताकि बच्चों को कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर तरीके से मिल सके। 6 महीने के बाद, 6 से 7 महीने के बाद इस सेरेलस को खिलाया जाता है छोटे बच्चों को। गेहूं से रोटी, चावल से बिरयानी, मक्का से पोहा आदि भी बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं फ्रूट्स। देखिए फल से भी हम लोगों को एनर्जी मिलता है। फल हमें प्राकृतिक रूप से विटामिन्स, खनिज, फाइबर और पानी प्रदान करते हैं। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन होते हैं जो शरीर की रक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं, जैसे केला, आम, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता आदि। आगे हम लोग देखेंगे सब्जियों से संबंधित क्वेश्चंस। सब्जियां विभिन्न पोषक तत्वों का खजाना होता है। इसमें विटामिन ए और सी, फाइबर की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण के लिए गाजर, टमाटर, आलू, लौकी, पालक, ब्रोकली आदि। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दालें, जिसे लेगुमस कहते हैं। दालों में प्रोटीन, फाइबर और खनिज होते हैं। ये शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए मूंग दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल और चना का दाल। नेक्स्ट है आपका बीज। बीजों में महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। इसमें प्रोटीन, वसा और विटामिन्स होते हैं। नेक्स्ट है सूरजमुखी का बीज, तिल, अलसी और मखाना। ये सभी बीज से संबंधित है। पशुओं से प्राप्त भोजन। देखिए पशु से भी हम लोग को भोजन प्राप्त होता है। पशुओं से प्राप्त भोजन हमारे शरीर के पोषण में महत्वपूर्ण होता है। इन खाद्य पदार्थों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, वसा, अनावश्यक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होते हैं। आगे हम लोग लेते हैं खाने के रूप में दूध भी पीते हैं। तो दूध में क्या पाया जाता है? दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही, घी, पनीर, छाछ आदि में प्रोटीन, वसा और विटामिन्स होते हैं। दूध बच्चों और बड़ों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है क्योंकि यह हड्डियों के लिए मजबूत और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अंडा। एग्स में क्या होता है? अंडे में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, विटामिन डी पाया जाता है, बी 12 पाया जाता है और आयरन भी होता है। यह शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मीट। हम लोग मीट भी खाते हैं। मांस और जैसे मुर्गा, मटन, बीफ आदि में प्रोटीन, वसा और आयरन अच्छी मात्रा में होती है।
और विशेष रूप से मांसपेशियां और ऊतक के लिए विकास के लिए आवश्यक होता है। हम लोग मछली भी खाते हैं, तो मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन डी होता है। यह हृदय स्वास्थ्य और मस्तिष्क मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के प्रकार। भोजन के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल भोजन, सादा भोजन। सादा भोजन वह होता है जो एक ही प्रकार का घटक का बना होता है, सामान्यतः सरल और सस्ता होता है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को ऊर्जा देना होता है। उदाहरण के लिए चावल, रोटी, दाल, इन खाद्य पदार्थों में केवल एक ही पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे संयोजन भोजन यानी कॉम्बिनेशन फूड। संयोजन भोजन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिश्रित होते हैं। यह शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को संतुलित मिश्रण प्रदान करता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट्स। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, रोटी, पनीर और चपाती, दही, ये आपका पूरा डिटेल है। आगे हम लोग को जो टॉपिक दिया गया है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन क्या है। खाद्य श्रृंखला प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विभिन्न जीवों के बीच भोजन का आदान प्रदान होता है। यह प्रकृति के रूप में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। पौधे सबसे निचले स्तर के होते हैं। इन्हें प्रारंभिक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़, पौधे, घास। पशु जो पौधे का सेवन करते हैं उन्हें घास हार्बीवोरस कहा जाता है, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा और खरगोश। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मांसाहारी, कार्निवोरस। ऐसे जीव ऐसे जीव होते हैं जो अन्य जानवरों को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, जंगली कुत्ता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले सड़ा गला सड़ा गला करने वाले डिकम्पोजर। ये मृत जीवों और पौधों को खाते हैं, उन्हें पृथ्वी में लौटा देते हैं, जिसमें भूमि में पोषक तत्वों का संचार होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक और कीड़े। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला का उद्देश्य ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करना। प्रत्येक जीव अपने के लिए पोषक तत्वों का प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के अवयव। भोजन के अवयव शरीर को ऊर्जा, विकास, मरम्मत, जीवन के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक पोषक प्रदान करते हैं। इन अवयवों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी शामिल होते हैं। प्रत्येक अवयव शरीर के एक विशेष कार्य होता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग भोजन के अवयव में सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख और सुलभ स्रोत है। ये मुख्य रूप से पौधों में प्राप्त होते हैं और शरीर में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तन होते हैं, जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग और मस्तिष्क के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे सरल कार्बोहाइड्रेट्स। ये जल्दी पचाने वाले होते हैं और तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे चीनी, शहद। जटिल कार्बोहाइड्रेट ये धीरे धीरे पचते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे चावल, आलू, गेहूं, शकरकंद। इसका कार्य क्या होता है? शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, साथ ही साथ मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग चावल। इसके प्रमुख स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के, आलू है, शकरकंद है, गेहूं है, मक्का है, फल है, दालें हैं। ये आपका प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन होता क्या है? तो प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण और मरम्मत करने के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। यह हमारे शरीर में मांसपेशियां, ऊतक, कोशिका और एंजाइम को निर्माण करने में मदद करते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं और ये शरीर के कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को में शामिल होते हैं। प्रोटीन के क्या कार्य हैं? तो सबसे पहला कार्य देखेंगे, शरीर के ऊतकों और मांसपेशियों के मरम्मत में
और निर्माण में इनका सहायक होता है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र उसे कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार का डिजीज होने से रोकता है। एंजाइम और हार्मोन्स का भी निर्माण प्रोटीन करता है। शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखता है। तो प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दाल में, मांस में, मछली में, अंडा में, पनीर में, दही में और सोया में आदि में पाए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे वसा। वसा को हम लोग इंग्लिश में फैट्स बोलते हैं। वसा ऊर्जा का भंडार करने और शरीर को की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। वसा शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर करते हैं और एक प्रकार के दीर्घकालिक ऊर्जा भी का स्रोत होते हैं। इसके अलावे वसा शरीर के अंगों की रक्षा भी करते हैं और हार्मोन निर्माण में भी सहायक होते हैं। वसा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो वसा के प्रकार को बात करें तो एक संतृप्त वसा होता है, असंतृप्त वसा होता है, एक ट्रांस वसा होता है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। यह अधिकतर पशु उत्पादकों में पाया जाता है, जैसे कि मांस, घी, मक्खन आदि संतृप्त में पाया जाता है, जो तेलीय पदार्थ होते हैं। या संतृप्त यह स्वस्थ वसा होता है और जो हृदय के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि तेल, मखाना, आवोकाडो और मूंगफली का तेल, ये सब जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आगे है ट्रांस वसा। यह कृत्रिम रूप से उत्पन्न होता है और स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? ये हानिकारक होता है। वसा का क्या कार्य होता है? शरीर में ऊर्जा का भंडारण। देखिए इसमें चर्बी बढ़ जाता है पेट में, वही आपका फैट्स है। अंगों की सुरक्षा, गर्मी बनाए रखना। इसमें यदि आप लोग ठंडा के दिन में यदि जिसके पास ज़्यादा फैट्स होता है उसे गर्मी ठंडा ज़्यादा नहीं लगेगा। कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करने में सहायता होता है। तो ये था आपका वसा से संबंधित प्रमुख कार्य। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वसा का स्रोत क्या है। तो घी है, तेल है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, मखाने, मेवा, मक्खन आदि। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग विटामिन्स और खनिज लवण के बारे में। विटामिन्स और खनिज लवण हमारे शरीर के कार्य प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में अत्यधिक आवश्यक होते हैं। यह शरीर के जैविक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन्स के बारे में देखेंगे। विटामिन शरीर की वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए, डी, ई, के। जबकि पानी में जो घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स, बी और सी होता है। चलिए बी और सी ही दो विटामिन है जो पानी में घुल जाता है। देखिए विटामिन्स का क्या कार्य होता है? हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है विटामिन डी। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी विटामिन सी काम करता है। दृष्टि में सुधार और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन ए जरूरी होता है। रक्त के थक्के बनाने में भी विटामिन के की भूमिका होती है। प्राकृतिक स्रोत, हरी सब्जियां, फल, अंडा, मांस, तेल आदि भी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपके प्राकृतिक स्रोत है। अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज क्या होता है। तो खनिज हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं। ये शरीर के हड्डियों की संरचना और रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज का प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे। तो एक होता है आयरन, कैल्शियम और जिंक। सबसे पहले हम लोग आयरन के बारे में पढ़ेंगे। रक्त में हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, इनका काम होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम, ऑक्सीजन का काम जो है आयरन का होता है। देखिए आगे देखिए कैल्शियम, हड्डियों और दांतों के लिए ये जरूरी है। इसीलिए हम लोग खनिज लवण के रूप में जब खाते हैं तो कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। जैसे अंडा में, दूध में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। साथ ही साथ जिंक, जिंक जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है, किसी भी बीमारी नहीं होगा आपको। मैग्नीशियम, मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र के
कार्य के लिए आवश्यक है, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखिए क्या खाने के बाद ये सारी चीज़ मिलेंगे आपको। तो प्राकृतिक स्रोत में हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, अनाज और फल, ये सभी खाने के बाद आपको ये सारी चीज़ मिल सकते हैं। अब हम लोग अंतिम रूप से देख रहे हैं पानी। पानी हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों के महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभाता है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्से में पानी होता है। यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पानी के कार्य। शरीर में तापमान को नियंत्रण करता है। पानी हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करता है। पोषक तत्वों का परिवहन और अवशोषण भी करता है। विषाक्त पदार्थों को और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, जो जहरीला पदार्थ है हमारे शरीर में जो होता है और गंदगी चीज़ है उसे बाहर निकालने का भी काम करता है। पाचन की प्रक्रिया में पानी काम करता है। तो ये 3 जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना होगा पानी से संबंधित। ये पानी की प्राकृतिक स्रोत है। पानी फल जैसे कि तरबूज का खीरा, तरबूज खाने के बाद मिल सकता है, खीरा खाने के बाद मिल सकता है। सब्जियां जैसे पालक, टमाटर आदि खाने के बाद आपको ये सब मिल सकता है। अब सबसे पहले दूसरा टॉपिक आ गया स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो ये दूसरा टॉपिक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं और जो शारीरिक और मानसिक रूप से बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह स्वस्थ आहार, स्वच्छता, पोषण की कमी और स्वास्थ्य समस्याएं शामिल है। इनका प्रभाव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक है स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वस्थ आहार के बारे में। स्वास्थ्य आहार का मतलब ऐसा आहार जो हमारे शरीर के सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता हो और हमें सही मात्रा में ऊर्जा, पोषक तत्व और जल प्रदान करता है। संतुलित आहार वह है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज और पानी सही संतुलन होता है। इसका सेवन हमारे शरीर के सही कार्यों को बनाए रखने में मदद करता है। यानी आपको प्रॉपर तरीके से जो खाने मिले जिसमें सभी प्रकार का जो है डाइट मिला हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, तो ये संतुलित में आ जाएगा। अब देखिए संतुलित आहार का महत्व क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। यह जो है चावल, आलू, मक्का खाने के माध्यम से आपको मिल सकता है। दूसरा, आप प्रोटीन खाते हैं तो शरीर की कोशिका और मांसपेशियां को निर्माण करना हो या तो मरम्मत करने की आवश्यक होता है। दाल, मांस, मछली, अंडा ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला है वसा। शरीर में ऊर्जा का भंडारण और अंगों को सुरक्षा के लिए वसा आवश्यक है। यह घी, तेल, मखाने में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है विटामिन्स और खनिज। शरीर के विभिन्न कार्यों को सही तरीके से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, इस सब इसी इन तमाम चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो पहला है पानी। शरीर के सभी कार्यों के लिए पानी आवश्यक है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, विषाक्त पदार्थ को भी बाहर निकालता है और पोषक तत्व का भी क्या करता है, परिवहन करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार के लाभ। शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर के अंगों की मरम्मत और वृद्धि होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है और मानसिक और शारीरिक कार्यों में भी सुधार होता है। सबसे पहले नेक्स्ट हम लोग पॉइंट है दूसरा नंबर स्वच्छता यानी हाइजीन। स्वच्छता हमारे जीवन की अहम हिस्सा है जो न केवल हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि हमें गंभीर बीमारियों से बचाने में भी सहायक होता है। स्वच्छता हमें व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य स्वच्छता शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता का तात्पर्य है गतिविधियों से हमारे जीवन के आसपास
स्वच्छ संक्रमण मुक्त बनाए रखने में मदद करती है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें से हाथ धोना। विशेष रूप से भोजन करने से पहले, शौचालय जाने के बाद और किसी भी गंदे स्थान को छूने के बाद हाथ को धोने से संक्रमण से बचाव होता है। जिन भी छात्रों को नोट्स चाहिए जेटेट के लिए, तो जेटेट के लिए यदि नोट्स चाहिए तो 499 रुपया प्राइस रखा गया है। इन तमाम जितने भी हैं चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग नोट्स को खरीद सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में भी डाल दिया है, और फिर से नोट कर लीजिएगा 8002483445। इन मोबाइल नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके पीडीएफ नोट्स को मंगवा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 8002483445। ठीक है। स्वच्छता जल उपयोग पीने के लिए शुद्ध और जल उपयोग करना आवश्यक होता है ताकि जल के जनित रोगों से बचा जा सके। आगे है स्वच्छ कपड़े पहनने से पहले शरीर की संक्रमण और बीमारियों का खतरा कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस की स्वच्छता। खींचते समय, छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए ताकि दूसरों के संक्रमण से बचाया जा सके। आगे है खाद्य स्वच्छता। चलिए व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाथ धोना विशेष रूप से भोजन करने से पहले और शौचालय जाने के बाद और किसी भी गंदे स्थान को छूने के बाद हाथ को धोने से संक्रमण का बचाव होता है। स्वच्छ जल का उपयोग पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल का उपयोग करना आवश्यक है ताकि जल जनित रोगों से बचा जा सके। नेक्स्ट है स्वच्छ वस्त्र। स्वच्छ कपड़े पहनने से शरीर में संक्रमण और बीमारियों का खतरा कम होता है। सांस की स्वच्छता। खांसते और छींकते समय मुंह पर, नाक पर ढकना चाहिए। अब देखिए खाद्य स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य स्वच्छता की तात्पर्य है खाद्य सामग्री की सफाई और सुरक्षित रूप से पकाने से यह जनित रोग से बचाता है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखिए खाद्य सामग्री की सफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सब्जियां, फल और अन्य खाद्य सामग्री को अच्छे प्रकार से धोना है और उपयोग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के कीटाणु और रसायन को हटा दिया जाए। सही तरीके से खाना पकाना। खाना पकाने से सही तापमान पर इस्तेमाल करना, कच्चे पके हुए भोजन को अलग अलग रूप से रखना जरूरी है। इससे भोजन में बैक्टीरिया की प्रसार नहीं होता है। नेक्स्ट है साफ सफाई पर ध्यान रखना। रसोई घर और बर्तन और किचन अन्य उपकरणों की सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। गंदे बर्तन या किचन के सामान से भोजन में बैक्टीरिया फैल सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है पोषण की कमी। पोषण की कमी तब होती है जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। इससे शरीर कमजोर हो जाता है। विभिन्न प्रकार की स्वच्छ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पोषण की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं कुपोषण कहलाती है। कुपोषण के कारण होने वाली कौन कौन सी समस्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी हो सकती है। यह दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है। शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता कमी हो जाती है। अगला है आयरन की कमी। यह रक्त निर्माण की आवश्यक होता है और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग यानी खून की कमी हो सकती है, जिससे शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। आगे है नेक्स्ट कैल्शियम की कमी। यह हड्डियों और दांतों को मजबूती के लिए जरूरी है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो सकता है। प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी यह मांसपेशियां, ऊतक और कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से शरीर विकास रुक सकता है और कमजोरी महसूस हो सकती है। विटामिन डी की कमी से यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती है और रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य समस्याएं। अत्यधिक भोजन
असंतुलित आहार खाद्य विषाक्तता से कोई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए संतुलित आहार, स्वच्छता का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अत्यधिक भोजन। अत्यधिक भोजन से शरीर में अतिरिक्त वसा जमा होती है, जिससे कि मोटापा और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मोटापा, अत्यधिक वसा कार्बोहाइड्रेट के सेवन मोटापे का कारण बन सकता है, जो हृदय रोग, डायबिटीज, रक्तचाप और अन्य समस्याओं का कारण बनता है। अगला पॉइंट है पाचन की समस्या। अधिक भोजन से पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ता है, जिससे कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं होती है। आगे है असंतुलित आहार। या संतुलित आहार से शरीर की आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। पोषण की कमी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित असंतुलित आहार को पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे कुपोषण हो सकता है। नेक्स्ट है हृदय रोग। असंतुलित आहार, विशेषकर अत्यधिक वसा, नमक का सेवन हृदय रोगों का कारण बन सकता है। फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता तब होता है जब भोजन में बैक्टीरिया, वायरस, रसायन होते हैं। यह दस्त, उल्टी और समस्याओं का कारण बन सकता है। खाद्य विषाक्तता के कारण गंदे हाथों से भोजन तैयार करना, बर्तन की सफाई ना करना, खराब जंग लगे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फसलों से अन्न की प्राप्ति। कृषि जीवन का आधार है। यह मानवता के लिए भोजन, कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। भोजन से अन्न की प्राप्ति के लिए एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न कदम होते हैं। इन कदमों में कृषि की प्रक्रिया, कृषि पद्धतियाँ, फसल की देखभाल और कृषि तकनीकी बदलाव शामिल हैं। इस प्रक्रिया में न केवल अनाज की प्राप्ति होती है, बल्कि किसानों को आर्थिक स्थिति और पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। पहला है कृषि प्रक्रिया। कृषि की प्रक्रिया में खेतों के विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए किए जाने वाले कदम शामिल होते हैं। यहाँ पर हम प्रमुख फसल जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, दाल उगाने की प्रक्रिया को समझेंगे। प्रमुख फसल है, पहला है गेहूँ। गेहूँ भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। यह मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है। सर्दी के मौसम में बुआई की जाती है और गेहूँ, रोटी, आटा इसी से बनता है। आगे है चावल। चावल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। इसे मानसून में बोया जाता है और मुख्य रूप से पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल और अधिकांश भारतीय आहार का मुख्य हिस्सा है। मक्का। यह मक्का उष्णकटिबंधीय फसल है, जो गर्म उस मौसम में उगाई जाती है। यह भी भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अन्य उपयोग जैसे बायोफ्लू, पशु आहार आदि भी शामिल है। नेक्स्ट है दालें। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसकी खेती मुख्य रूप से गर्मी और वर्षा के मौसम में होता है। भारत में मूंग, मसूर और अरहर और उड़द की प्रमुख फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कृषि की प्रक्रिया में शामिल कदम। पहला है भूमि की तैयारी। सबसे पहले खेतों को जोता जाता है ताकि बीज बोने के लिए मिट्टी नरम हो जाए और नमी का अवशोषण बेहतर हो सके। नेक्स्ट है आपका बुआई। सही समय पर उचित दूरी पर बीज बोना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सिंचाई। फसल की बढ़त के लिए पानी की आवश्यकता होती है और कृषि जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका कटाई यानी हार्वेस्टिंग। जब फसल पूरी तरह से पक जाता है तो उसे काटा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि की पद्धतियाँ। एग्रीकल्चर मेथड। कृषि की पद्धतियाँ हैं जो खेती के तरीके पर निर्भर करती है। ये पद्धतियाँ पारंपरिक, उन्नत और जैविक खेती के रूप में विभाजित किया गया है। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पारंपरिक खेती को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग। यह एक प्राचीन तरीका है जिसमें लोग प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए खेती करते हैं। इसमें कृषि यंत्रों का सीमित उपयोग होता है
और ज़्यादातर हाथ से काम किया जाता है। जैसे कम मशीन का प्रयोग, सीमित उर्वरक का प्रयोग, पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के पारंपरिक जैसे तरीके जैसे नहरों के पानी, वर्षा के जल पर निर्भर करते हैं। या तो गांव घर में कुंडी उड़ी चलाने का काम करता था पहले। इससे क्या लाभ है? पर्यावरण पर कम दबाव पड़ता है। कृषि उत्पादों में प्राकृतिक गुण होते हैं। इसका नुकसान भी है, चलिए, हानि भी होता है। उत्पादक की क्षमता कम हो जाता है। समय की अवधि आवश्यकता होती है। समय की अधिक आवश्यकता होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग उन्नत खेती यानी मॉडर्न फार्मिंग। यह आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए की जाती है, जिसमें कृषि यंत्रों, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई आदि आधुनिक तरीके से शामिल होते हैं। विशेषता क्या है इसका देख लेते हैं। उत्पादन क्षमता अच्छा होता है। मशीन और तकनीकी उन्नति का उपयोग, अधिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इसका फायदा क्या है? अधिक उत्पादन, कम समय में खेती। इसका हानिकारक भी प्रभाव है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से भूमि उर्वरकता की कमी होती है। आगे है जैविक खेती। यह खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें मिट्टी प्राकृतिक रूप से मिट्टी उर्वरता और कीटों का नियंत्रण किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से बचाव होता है। प्राकृतिक खाद का प्रयोग, सतत कृषि पद्धतियां भी अपनाई जाती हैं। इसके प्रॉफिट है, लाभ, पर्यावरण के लिए फायदेमंद होता है। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। इसके नुकसान है, उत्पादन कम हो सकता है, अधिक मेहनत के लिए आवश्यक आवश्यक होता है। फसल की देखभाल के लिए बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। फसल की देखभाल विभिन्न उत्पादों शामिल होते हैं, जिसमें स्वस्थ रखना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, इसमें सिंचाई, खाद का प्रयोग और रोगों तथा कीटों का सुरक्षा शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई। सिंचाई का उद्देश्य खेतों में जल की पर्याप्त आपूर्ति करना ताकि फसलें अच्छी तरह से बढ़ सके। और सिंचाई के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें से नदी नहर आधारित सिंचाई, बारिश पर आधारित सिंचाई, कृत्रिम सिंचाई। तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर प्रणाली। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खाद का प्रयोग। खाद फसल को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की कार्य करती है। खाद का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहले है नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास। जैविक खाद जैसे गोबर खाद और कंपोस्ट। रोगों और कीटों की सुरक्षा। ठीक है, ये सब समझना है आप लोग को। फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और जैविक कीटनाशकों और अन्य उपायों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। जैविक कीटनाशक जैसे नीम का तेल, बर्ड्स बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कृषि तकनीक में बदलाव। कृषि तकनीक में बदलाव ने उत्पादन को बढ़ाया है और इन बदलावों ने उन्नत बीज, मशीनरी और जैविक उर्वरक का उपयोग शामिल है। उन्नत बीजों का उपयोग फसल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये बीज अधिकतर पैदावार देने के लिए होते हैं और इनकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मशीनरी। उन्नत कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिल, स्प्रिंकलर सिस्टम को कृषि कार्य को अधिक कुशल बना दिया जाता है। मशीनों को इस्तेमाल में श्रम आवश्यकता का कम होती है और समय की बचत होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैविक उर्वरकता। और इस जैविक उर्वरक कृषि में रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। ये मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं। अब हम पौधों के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के पोषण की प्रक्रिया न केवल पौधों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
और पौधों का पोषण मुख्यतः जल, वायु, खनिज, लवणों और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। इसके अलावे मिट्टी के संरचना, ह्यूमस की भूमिका में भी पौधों की पोषण महत्वपूर्ण है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पौधों का पोषण के बारे में। पौधों के पोषण में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये जल, वायु, खनिज, लवणों के अवशोषण करते हैं। यह पोषण पौधन पौधों को वृद्धि, विकास और भोजन और उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। पौधों को इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि वे जीवन के विभिन्न कार्यों को कर सके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जल के बारे में। जल पौधों के पोषण का महत्वपूर्ण घटक है और यह पोषक तत्वों के परिवहन और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। पौधे जल की माध्यम से मिट्टी के खनिज, लवण और अवशोषण करते हैं और ये अपने सभी अंगों को परिवहन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर के बारे में यानी वायु के बारे में। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की उपस्थिति में पौधे के लिए आवश्यक होता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग होता है। हवा में अन्य गैस जैसे कि कार्बन डाइ जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी पौधे के विकास में सहायक होता है। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है जो प्रोटीन निर्माण करने में पौधों को सहायता करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट के बारे में। पौधों में विभिन्न खनिज लवणों की आवश्यकता होती है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये लवण पौधों के वृद्धि, कोशिका विभाजन और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मूल और पत्तियों द्वारा पोषण। पौधों में पोषण के लिए मूल रूप से रूट्स और पत्तियां जिम्मेवार होती है और दोनों अंगों के माध्यम से पौधों का पोषक तत्व का अवशोषण और परिवहन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल द्वारा पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन बाय रूट। मूल यानी जड़ पौधों का वह भाग है जो मिट्टी में स्थित होता है और यह पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है। पौधों की जड़ें ऑस्मोसिस और अधिशोषण द्वारा जल, खनिज लवण का अवशोषण करती है। मूल के रोमकय में मिट्टी के पानी और खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता करते हैं। आगे क्वेश्चन है पत्तियों द्वारा पोषण। पत्तियां पौधों का वह भाग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है। पत्तियों में वाछीय कोशिकाएं होती है और पर्ण रहित होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करते हैं। पानी और खनिजों का परिवहन पत्तियों और अन्य भागों तक विषयक वाहिकाओं के माध्यम से होता है। अगला टॉपिक है हम लोग का प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। सूर्य की रोशनी पत्तियों के पर्णहरित यानी क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होती है। पानी की आपूर्ति जड़ों के माध्यम से होती है जो पत्तियों तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से पत्तियां प्रवेश करती है और सूर्य की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पत्तियों में ग्लूकोज यानी 6,6H12O6 का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादक रूप में बाहर निकलता है जो वायुमंडल को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण को बनाने की प्रक्रिया को ऊर्जा करते हैं और जीवन के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमस और मिट्टी का पोषण। मिट्टी के पोषण एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें पोषक तत्वों के साथ साथ ह्यूमस भी होता है जो पौधों के लिए आवश्यक पोषण पोषण प्रदान करता है। और सबसे पहला टॉपिक है आपका ह्यूमस।
ह्यूमस मिट्टी में पाया जाता है और यह प्रकार एक प्रकार का सड़ा गला जैविक पदार्थ होता है। यह पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व का स्रोत होता है। ह्यूमस मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और इसे उपजाऊ भी बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी का पोषण। मिट्टी के पोषण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मिट्टी में खनिज लवणों की उपलब्धता पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये लवण मिट्टी के कणों से संचित होते हैं तथा पौधे इन्हें जल के माध्यम से अवशोषित करते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किसान द्वारा जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जो ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार। मिट्टी कई प्रकार के होते हैं जिसमें से बालुई मिट्टी, ज्वार मिट्टी और मिट्टी का मिश्रण पढ़ने वाले हैं। तो सैंडी सॉयल यानी बालू मिट्टी, इसमें जल का निकास जल्दी हो जाता है लेकिन पोषक तत्व नहीं होते हैं। क्ले मिट्टी को बोलते हैं ज्वार मिट्टी, यह जल अत्यधिक सीमा तक बनाए रखते हैं लेकिन जल निकास धीमा होता है यानी इसको कहते हैं चिकनी मिट्टी। मिट्टी का मिश्रण, यह मिट्टी सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है जो पोषक तत्व बनाए रखते हैं और पानी के अवशोषण के लिए आदर्श होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भोजन का उपयोग। ठीक है, और अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में देख लेते हैं और लास्ट टॉपिक है, अब 2 से 4 मिनटें बचा हुआ, इसी में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग भोजन का उपयोग। हमारी भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रदान करता है और भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व हमारे विभिन्न शरीर के विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने और ऊर्जा प्रदान करने और शरीर के विकास के लिए होता है। पूरी प्रक्रिया पाचन, अवशोषण और निष्कासन से जुड़ी होती है जो शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पढ़ेंगे शरीर में भोजन का उपयोग। शरीर में भोजन का उपयोग ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है। यह ऊर्जा शारीरिक कार्यों जैसे संरचना, वृद्धि, विकास में सहायक होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कि हार्ट की धड़कन, श्वास की क्रिया और मांसपेशियों के गतिविधियां। भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्ति होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह भोजन में पाए जाने वाला चीनी और स्टार्च से प्राप्त होता है और कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन करता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। आगे है वसा, शरीर में दीर्घकालीन ऊर्जा का भंडारण कहलाता है जो वसा की फैटी एसिड से परिवर्तन किया जाता है जो ऊर्जा का रूप में काम करते हैं। आगे है आपका प्रोटीन, शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। हालांकि प्रोटीन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है लेकिन शरीर की मरम्मत और वृद्धि के लिए यह आवश्यक होता है। पाचन की प्रक्रिया भोजन में पोषक तत्व अवशोषण और आवश्यक प्रक्रिया है। यह मुंह से लेकर आंतों तक होती है और आगे है जिसमें भोजन के छोटे छोटे अंशों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। नेक्स्ट है आप लोग का पाचन की प्रक्रिया। भोजन को मुंह से चबाने से वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और सलाइवा लाइसीम नामक एंजाइम द्वारा स्टार्च का पाचन शुरू होता है और मुंह से लार निकलता है। सलाइवा ग्लैंड की नमी देती है और ये निगलने में सहायता करती है। आगे है ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसोफेगस। चबाया हुआ भोजन ग्रास नली के माध्यम से पेट तक पहुंचता है और इस प्रक्रिया को पेरिस्टालसिस कहा जाता है जिसमें मांसपेशियों को भोजन पेट तक पहुंचाने में मदद करता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और पैप्सिन एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। पेट में भोजन टूटकर छोटे अंशों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आंत, इंस्टेंटाइन पत्थर, लीवर से पित्त और अग्नाशय से स्राव होता है जो वसा और अन्य पोषक तत्वों के पाचन में मदद करते हैं। छोटी आंत, यह पोषक तत्वों का मुख्य पाचन और अवशोषण होता है और यहाँ विल्ली नामक सूक्ष्म बालिका भोजन
अवशोषित होते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण। पाचन के बाद भोजन के पोषक तत्व शरीर के अवशोषित किए जाते हैं और अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। इसके बाद भोजन पचाने के बाद आवश्यक सामग्री रक्त में प्रवेश करती है। अवशोषण की प्रक्रिया। पानी और खनिज लवण। सबसे पहले शरीर में पानी खनिज लवण होते हैं और पेट और आंत में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स। पाचन के बाद ग्लूकोज रक्त में अवशोषित होता है और लीवर के माध्यम शरीर में वितरित होता है। नेक्स्ट है आपका एमिनो एसिड। पाचन के बाद प्रोटीन का घटक एमिनो एसिड रक्त में अवशोषित होता है और लीवर और मांसपेशियों में जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वसा। और वसा में होता है क्या, वसा का अवशोषण के लिए पीत का प्रयोग किया जाता है और यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़कर और रक्त में अवशोषण करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं शरीर में पोषक तत्वों का वितरण। पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद रक्त में के माध्यम से शरीर में विभिन्न अंगों और कोशिकाओं में पहुंचते हैं और रक्त का एक महत्वपूर्ण परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो इन पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है ताकि वे शरीर के विभिन्न कार्य प्रणालियों में उपयोग हो सके। आगे है पोषक तत्वों का वितरण। देखिए पोषक तत्वों के वितरण के बारे में हम लोग बात करें तो रक्त के माध्यम से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, विटामिन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं जैसे मांसपेशियां और मस्तिष्क, हड्डियां और अन्य अंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लूकोज। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को ऊर्जा प्रदान करता है जबकि प्रोटीन मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण के लिए मरम्मत में काम आता है। वसा शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और ऊर्जा भंडारण में मदद करता है। आगे है अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। शरीर के कुछ अवशिष्ट पदार्थ हैं जैसे कि होते हैं जिससे शरीर बाहर निकलना आवश्यक होता है, यह प्रक्रिया निष्कासन कहलाता है। अब निष्कासन की प्रक्रिया क्या होता है, मल का निष्कासन। इसमें भोजन के पचाने के बाद अपचायी भाग बचता है और बड़ी आंत में पहुंचता है और यह पानी के अवशोषण होता है और शेष अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट आपका है मूत्र का निष्कासन। शरीर के अवांछनीय यानी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया और क्रिएटिनिन मूत्र के माध्यम से गुर्दों द्वारा निष्कासित किया जाता है। अब 50 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन अगले सेशन में होगा। आज का क्लास थ्योरी था और अगला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहेंगे 50 एमसीक्यू। आप लोग जरा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप लोग नहीं देखे हैं साइंस का तो बिल्कुल हमारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जीटेट का, वहाँ से जा करके जरूर देख लीजिएगा। और जिन छात्रों को क्लासेस के लिए पीडीएफ नोट्स लेना है तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।